हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का पहला क्लास शुरू करा रहा हूँ। तो सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें हैं वो जाननी ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्या है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? एक्चुअली में सी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो सी के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, आपका जावा है, सी हैश है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में। बट सी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सी लैंग्वेज को अच्छी तरह से इसका बेसिक्स को अगर आप सीख जाते हैं तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी आपको बहुत ही आसानी होगी। तो पहला शब्द हमारा आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोग्राम करने का एक भाषा, एक प्रोग्राम लिखने का एक लैंग्वेज। तो प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम जैसे आप एम एस वर्ड देखते हैं, एक्सेल देखते हैं, पावर पॉइंट, या हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये सब प्रोग्राम है। तो इस तरह का प्रोग्राम बनाया कैसे जाता है? इस तरह का प्रोग्राम अगर आप भी चाहें हैं कि मैं भी कोई एप्लीकेशंस बनाऊं या कोई गेम बनाऊं, तो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। तो जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर जॉब। एग्जाम्पल में सी, सी प्लस प्लस, जावा। मतलब कि प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ कोडिंग लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन आपका कुछ वर्क करे, जिससे कि कुछ काम हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिख दिए और वो कुछ वर्क नहीं हो रहा, तो उससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। सो ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कुछ वर्क करे, जिससे कुछ काम हो सके, उस तरह के लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और हमारा जैसे सी, सी प्लस प्लस, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर, राइट देयर नेम। लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं? तो एक्चुअली में कंप्यूटर्स की भाषा में अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर्स की भाषा में कंप्यूटर्स लैंग्वेज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। ओके। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर हमारा देखिए, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? ए लैंग्वेज विच अंडरस्टूड बाय द यूजर। हाई लैंग्वेज होता है जैसे कि आप जब प्रोग्राम को टाइप कीजिएगा सी में या जावा में, पाइथन में, तो आप तो उसे इंग्लिश में टाइप करोगे। तो आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके। लेकिन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ प्रोग्राम तो कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा, कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो आपके लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर चेंज कर देता है बाइनरी में, और उस बाइनरी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? ए लैंग्वेज विच अंडरस्टूड बाय यूजर। एक ऐसा लैंग्वेज जो हम लोगों के द्वारा, यूजर मतलब मनुष्य के द्वारा जो समझा जाए, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जिसे हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, वो हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया? विच अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर ओनली, जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। जैसे कि बाइनरी, जीरो वन, ये कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और इसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जीरो का मतलब होता है आपका ऑफ और वन का मतलब होता है आपका ऑन। ओके। लॉजिकली इसे हम कहते हैं, जीरो को हम लोग फॉल्स कहते हैं और वन को हम ट्रू कहते हैं। तो ये इसी जीरो वन ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन लेकर कंप्यूटर अपना सारा वर्क करता है। ओके। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है क्या? तो आपको जैसा कि अभी हमने बताया कि आप जब प्रोग्रामिंग को लिखोगे तो हाई लेवल में हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो उसे चेंज कर देगा लो लेवल में। तो चेंज करता कौन है? आपके लिखे हुए लैंग्वेज को कंप्यूटर्स के समझने लायक में कौन चेंज करता है? तो वो जो चेंज करता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही रहता है। ठीक है। और वो प्रोग्राम क्या करता है? आपके लिखे हुए हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में चेंज कर देता है, उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। सो ओके, व्हाट इज ट्रांसलेटर? ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदल देता है, उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, राइट देयर नेम। अब देखो, अब हमारा हाई लेवल से जो लो लेवल में चेंज करता है प्रोग्राम, वो भी दो तरह का होता है। ओके। एक होता है आपका कंपाइलर और दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। आप मान लेते हैं कुछ कोड लिखते हैं, ठीक है। सपोज आपने 5 लाइन का, 6 लाइन का कुछ कोडिंग किया आपने,
तो जब आप उस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे, जब आप उसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होता है कि ट्रांसलेटर आपके हाई लेवल को चेंज करता है लो लेवल में, बाइनरी में। तो वो दो तरह से करता है। कभी कभी क्या होता है, आपके पहले लाइन को वो रीड करेगा और लो लेवल में चेंज कर देगा, आपके फिर दूसरे लाइन को रीड करेगा, फिर लो लेवल में चेंज करेगा। इस तरह से प्रोग्राम जब हाई लेवल से लो लेवल में लाइन बाय लाइन जब चेंज होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, फिर आपका सेकेंड लाइन को रीड करेगा, फिर थर्ड लाइन को रीड करेगा। अगर आपका सेकेंड लाइन में कोई एरर आ जाता है सॉरी, तो अगर आपका सेकेंड लाइन में कोई एरर आ जाता है, तो कंप्यूटर्स आपका थर्ड लाइन में नहीं जाएगा जब तक कि आप सेकेंड लाइन को ठीक नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया कि अगर प्रोग्राम हाई लेवल से लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन चेंज होती है, तो उसे हम इंटरप्रेटर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर कहते हैं। ओके। और अगर प्रोग्राम आपका, मान लेते हैं आपने प्रोग्राम लिखा 5 लाइन का, और वो क्या करेगा, सारे एक बार में पांचों पांचों लाइन को आपका चेंज कर देगा लो लेवल में। तो अगर आपका 5-6 गलती होगा तो एक बार में आपको मैसेज दे देगा 5 एरर, 6 एरर, इस तरह का। तो उस तरह के ट्रांसलेटर को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। क्लियर? कंपाइलर देखिए, अभी हम लोग डेफिनेशन में आते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज कंपाइलर? व्हेन प्रोग्राम्स कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज एट ए टाइम, मीन्स एट वंस, कॉल्ड कंपाइलर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। तो जब प्रोग्राम हाई लेवल से लो लेवल में चेंज होता है एक बार में, ठीक है, पूरे लाइन को एक बार में चेंज कर देता है, तो उसे हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आपका कंपाइलर है। और इंटरप्रेटर क्या है, देखिए, व्हेन प्रोग्राम्स कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। जब प्रोग्राम हाई लेवल से लो लेवल में चेंज होता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके, तो उसे हम इंटरप्रेटर टाइप का ट्रांसलेटर कहते हैं। ओके। जैसे कि आपका GW बेसिक और पाइथन, ये आपका इंटरप्रेटर टाइप है, इसमें आपका लाइन बाय लाइन चेंज होता है। ओके। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थे जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये जरूरी है। चाहे आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन कुछ भी सीखिए, आपको इतनी ये बातें आपको अभी मैंने जो बताया, ये आपको जाननी बहुत जरूरी है। ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में और थोड़ा डिटेल्स। तो चलिए, पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज came out of Bell Labs in the early 1970s. According to the Bell Labs paper, the development of C language by Denny Ritchie. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो होता है बेल लैब में 1970s में हुआ था। अमेरिका में एक AT&T बेल लैब है जहाँ पे अमेरिकन लोग कंप्यूटर्स के ऊपर अपने रिसर्च करते हैं। उसी लैब में 1970 में सी का आविष्कार हुआ था, और इसे करने वाले जो थे उनका नाम था डेनी रीची। ओके, डेनी रीची। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was devised in the early 1970s as a system implementation language for the nascent यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था, उसी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाने के लिए इस सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। ओके। अब हम लोग चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टर सेट। A character set is a set of alphabets, letter and some special characters that are valid in C language. कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है कि आप जब सी का प्रोग्राम करिएगा, तो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए तो आपको कुछ कैरेक्टर्स का यूज करना होगा, कुछ शब्दों का आप यूज करेंगे। तो कौन कौन सा ऐसा शब्द है या वो कौन कौन सा कैरेक्टर है जिसको कि आपको हमेशा बार बार उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले देखिए, आप तो अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिएगा, ABCD कैपिटल में यूज़ करना ही पड़ेगा। आप लोअर केस स्मॉल लेटर ABC भी यूज कर सकते हैं, मतलब ABC से लेके जेड तक का अल्फ़ाबेट, चाहे वो कैपिटल और स्मॉल, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिजिट्स हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे 0 से लेकर 9 तक का, ये सारे कुछ डिजिट्स का भी प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी प्रयोग करेंगे, जैसे हो गया आपका कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, अंडर स्कोर, ये सारे कुछ दिए हुए हैं स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी प्रोग्रामिंग। आपको मैं इसको अच्छी तरह से शो कर दे रहा हूँ। इस सारे नोट्स को आप एक कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं डिटेल्स भी आपको और भी बता दूंगा अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, आप ब्लैंक स्पेस यूज कीजिएगा, न्यू लाइन यूज कीजिएगा,
हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न, इन सब चीज़ों का आपका यूज़ करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, सी के प्रोग्राम को लिखने के समय। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक्स आता है हमारा सी कीवर्ड्स। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए, अभी हमारा जस्ट बेसिक्स शुरू हुआ है। अगर आप बेसिक्स क्लियर रहेगा आपको आगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी हम लोग कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आप कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे जो प्रोग्राम के लिए आपका रिजर्व्ड होता है। ठीक है, रिजर्व मतलब जिसके पहले से कुछ मतलब होता है, उस शब्द का आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ, कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड्स क्या होता है, पहले से सी के अंदर प्री डिफाइन किया हुआ एक पहले से वर्ड होता है जिसको कि कंपाइलर एक खास अर्थ समझता है, उसको एक खास मीनिंग के रूप में समझता है। ओके, कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। कीवर्ड्स क्या होता है, वो कमांड सिंटेक्स का एक पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे इंट लेकर हम मनी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा इंट जो है ना, अब जैसे ये मनी है तो मनी का वैल्यू हम कुछ अमाउंट, जैसे मनी इक्वल टू 2000, मनी इक्वल टू 5000 लिखेंगे, तो ये 5000 2000 जो मनी इक्वल टू लिखेंगे वो तो हमारा एक किस तरह का डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। तो ये इंट जो हो गया हमारा, ये कीवर्ड्स है, समझ में है ना। सो हियर इंट इज द कीवर्ड दैट इंडिकेट मनी इज वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि ये क्या बताएगा कि मनी जो एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का वैल्यू को पकड़ेगा, वो समझे, इंटीजर टाइप का वैल्यू को। एज सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। सी जो होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। आपका सी, अगर आप किसी चीज को, वेरिएबल्स को अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं, जैसे आपने मनी स्मॉल में लिखा, ठीक है, तो अगर आप इस मनी को फिर प्रोग्राम में आगे यूज कीजिएगा तो हमेशा आपको मनी को स्मॉल लेटर में ही लिख के नीचे रखना होगा। अगर आप इस मनी को आपने कैपिटल में लिख दिया तो आपको अगर नीचे इस मनी को फिर यूज कर रहे हैं इस वेरिएबल को, तो आपको फिर वो कैपिटल में ही लिखना होगा। लेकिन ये जो कीवर्ड्स है आपका इंट, इंट, ये हमेशा आपका स्मॉल में ही होगा, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी में इतने सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये सब ऑटोस, डबल, इंट, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर्ड, टाइप, डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वॉइड, डू, if, static, while, default, goto, size of, volatile, const, float, sort, unsigned, ये सारे कीवर्ड्स है। मतलब कि ये रिजर्व वर्ड है जिसका कि कोई खास मतलब होता है, कंपाइलर इसको एक खास अर्थ समझती है। आप इन शब्दों का यूज किसी और चीज में आप नहीं कर सकते, एज ए वेरिएबल में या एज ए कांस्टेंट वगैरह में आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सी के लिए पहले से रिजर्व किया वर्ड है। तो मुझे आशा है कि आपको कीवर्ड समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछे, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा है आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो चलिए मैं आपको आइडेंटिफायर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारा a इक्वल टू 500 हमने लिख रखा है, ठीक है, a इक्वल टू 500, तो a क्या है, a हो गया आपका आइडेंटिफायर। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो, a को हम आइडेंटिफायर कहेंगे या हम इसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं। 500 को क्या है, 500 को हम लोग लीटर्स कह सकते हैं या हम लोग 500 को कांस्टेंट भी कहेंगे। हम लोग a को वेरिएबल क्यों कह सकते हैं, आप यहाँ पे a इक्वल टू 500 लिखें, आप यहाँ पे b इक्वल टू 500, c इक्वल कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इट कैन बी चेंज, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द वेरिएबल, इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं। बट 500 तो 500 है, वो तो स्थिर है। आप कुछ और वैल्यू लोगे तो उसका मतलब कुछ और वैल्यू होगा, ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसे कांस्टेंट कहते हैं। ओके, सो आप इस कांस्टेंट को लिटरल्स नाम से भी बुला सकते हैं और आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमने a इक्वल टू 500 लिखा है, यानी कि हम ये जो आइडेंटिफायर लिखे हैं इसको लिखने का कुछ रूल्स है। हाँ, लिख तो सकते हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी कुछ एक रूल्स है। एक छोटा सा रूल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सम वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स इन
यहाँ पाइथन लिखा हुआ, यहाँ आप सी कर दीजिए, हाँ, क्योंकि अभी हम लोग सी सीख रहे हैं। ओके, तो ये देखिए वैलिड आइडेंटिफायर, जैसे हम लोग SCOR स्कोर, स्कोर आप स्कोर इक्वल टू 500 आप लिख सकते हैं। एट द रेट कोर ये आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे एट द रेट लगा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखनी बात आपको कि जब कभी भी हम लोग आइडेंटिफायर लिखेंगे तो उसके आगे किसी भी तरह का सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप सिंबल यूज करना है तो आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, बट अंडर स्कोर के अलावा आप किसी भी तरह का सिंबल्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपका वो इनवैलिड आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये वाला रिटर्न, उसके नीचे एक अंडर स्कोर दिया हुआ वैल्यू, तो ये आपका वैलिड है। आप इस तरह का आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने बीच में अंडर स्कोर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ये रिटर्न, रिटर्न आपका इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि रिटर्न हमारा एक कीवर्ड्स है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि कीवर्ड्स होता है, ये सबको कीवर्ड्स कहते हैं हमारा। देखो ये रिटर्न जो है ना हमारा, ये रिटर्न हमारा एक कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स को हम लोग कभी भी और कहीं जगह पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग रिटर्न्स को एज ए आइडेंटिफायर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो रिटर्न आप ये वाला देखिए वैलिड आइडेंटिफायर है, बीच में अंडर स्कोर दिया हुआ है, यानी कि आप रिटर्न के बाद स्पेस भी नहीं दे सकते। अगर आपको स्पेस देनी है तो आप बीच में अंडर स्कोर दे दीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकती हो आप हाईएस्ट अंडर स्कोर, स्कोर ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने अंडर स्कोर यूज किया। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट स्कोर, यहाँ बीच में स्पेस है तो स्पेस हम नहीं दे सकते, इसलिए ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। ध्यान रखना है कि हमें आइडेंटिफायर्स लिखने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है। अभी आप देख पा रहे हो नेम इक्वल टू 1, ये आपका चलेगा, आप ये लिख सकते हो, लेकिन 1 नेम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के आगे नंबर्स नहीं चलता आपका, ठीक है। आप कभी भी अगर आइडेंटिफायर लिखोगे तो फर्स्ट नंबर्स नहीं होना चाहिए। ओके, पहले आपको कैरेक्टर लिखना होगा, उसके बाद ही आपको नंबर्स लिखना होगा। आप नेम 1 लिख सकते हो, 1 नेम नहीं लिख सकते हो आइडेंटिफायर्स के रूप में, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कन्वर्ट के बाद अंडर स्कोर है, 2 के बाद अंडर स्कोर है, सो ये वैलिड है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि आपका कन्वर्ट के बाद स्पेस है, फिर 2 है, फिर अंडर स्कोर है। तो चूंकि हमने कन्वर्ट के बाद यहाँ स्पेस दे दिया, और स्पेस कभी भी आइडेंटिफायर्स में अलाउ नहीं है। अगर आपको इस क्लास में किसी भी तरह का कोई डाउट्स लगा तो मुझे आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, मैं आपको उससे कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्लियर कर दूं आपके डाउट्स को। ओके, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।